नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं क्रांति टुडे का खास शो सीधी बात। आज हमारे साथ जुड़ेंगे कई पार्टी के लोग और समाजसेवी और साथ ही आज बात करेंगे सीधी बात में माउंट ब्लीचिंग पे। पहले हम बताते हैं आखिर क्या है माउंट ब्लीचिंग। किसी सांप्रदायिक घटना को अंजाम देना भीड़ के द्वारा, एक भीड़ के द्वारा एक विशेष व्यक्ति को प्रताड़ित करना या उसकी हत्या कर देना माउंट ब्लीचिंग कहते हैं। शुद्ध भाषा में बताया, किसी एक धर्म द्वारा या किसी भीड़ के द्वारा किसी एक व्यक्ति की हत्या कर देना, उसको मार देना, अपने हाथ में कानून ले लेना, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ भूलकर, संविधान भूलकर अपने हाथ में कानून लेते हुए उसकी हत्या कर देना माउंट ब्लीचिंग कहते हैं। शुद्ध भाषा में हमने बताया। हरियाणा में एक घटना हुई है, बखूबी मालूम होगा, बड़ा बवाल मचा रहा, जिसमें एक आसिम नाम के व्यक्ति की हत्या, लड़के की हत्या कर दी जाती है। जहाँ उसके बाद गाँव में सांप्रदायिक माहौल पैदा हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पुलिस पथराव होता है। परिवार वाले आरोप लगाते माउंट ब्लीचिंग तहत उसके लड़के की हत्या की गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। वही अब दूसरी घटना आपको उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमऊ शहर में देखने को मिली है, जहां पर पुलिस पे गंभीर आरोप लगे कि पुलिस द्वारा 3 पुलिस वालों द्वारा एक युवक सब्जी बेचने वाले की हत्या कर दी गई। उसका सिर्फ गुनाह इतना था कि वो सब्जी बेच रहा था। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं और माउंट ब्लीचिंग घटना अभी तक ऐसे आरोप लग रहे हैं कि भाजपा शासन में ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। एक धर्म के खिलाफ ये घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसी को लेकर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाज सेवी और अच्छे प्रवक्ता हैं कानपुर से सलीम जी, और वहीं उरई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ मोहम्मद महबूब जी, और वहीं भाजपा से जुड़ रहे हैं हमारे पास शिवम सिंह तोमर। महबूब जी हैं वो प्रसपा से हैं। तो सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा पहला सवाल रहता है, जैसे आप शिवम जी आपसे रहता है, हमारा छोटा सा पहला ये सवाल है कि अगर आपकी सरकार में कोई अच्छा काम होता है तो इसका श्रेय किसे जाएगा? बसपा को जाएगा या फिर सपा को जाएगा, सपा को जाएगा या आपकी पार्टी को जाएगा? देखिए, श्रेय वाली बात नहीं है, बात जनता ने सेवा का मौका दिया है। नहीं, अगर कोई कार अच्छा होता है तो श्रेय किसे जाएगा? तो छोटा सवाल मेरे बताइए, डिबेट शुरू करने से पहले छोटा सवाल। श्रेय हमारे पार्टी पदाधिकारियों को जाएगा, या जो पहली तो महत्वपूर्ण है कि कार कैसा है और कार के प्रति वफादारी और जिम्मेवारी किसकी है, तो निश्चित रूप से श्रेय उसको ही जाएगा। अगर कोई भी बड़ी घटना होती है, क्रूर घटना होती है, तो इसका जिम्मा कौन लेगा? विपक्ष लेगा क्या? बसपा, भाजपा, ये उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा। अगर श्रेय आप लोग लेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत काम होता है इसका श्रेय भी आप ही को जाएगा। इसी घटना को लेकर हम बात करते हैं, सीधे आते हैं उन्नाव पर। उन्नाव जिले में जो घटना हुई है अति शर्मनाक है। लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लिया गया, कोई कानून नाम की चीज नहीं रही है। आपकी सरकार ने आपकी अभी तक घटना में आकर। नसीम जी, आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो नसीम जी, हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। आपने जिक्र किया और जिस कांड को लेकर, उसमें मैं आपको बता दूं, जो घटना हुई है अगर उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जब घटना की जानकारी प्राप्त हुई, उसके आधार पे परिजनों की शिकायत के आधार पे जो पुलिस पर कार्रवाई हुई, पुलिस के 3 अधिकारियों को हेलो, हाँ हेलो, जो आपने उन्नाव कांड का जिक्र किया, मैं उसमें बता दूं आपको। आपने बताया FIR हुई है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि उसमें प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उन तीनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। शिवम जी, आरोप लगते हैं जब से आपकी सरकार आई है तब से इन घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। कानून हम कुछ, चाहे जनता हो या प्रशासन हो, अपने कानून ले लेता है। आप एक शिक्षित, मेरी बात सुन लीजिए, आप एक शिक्षित और वरिष्ठ पत्रकार हैं।
आप आकलन कर लीजिए, सरकारी आंकड़े उठा लीजिए, उसके बाद बताइए। मैं आपको, आपने जिक्र कर दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। सपा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही। मैं बता दूं अखिलेश राज में क्या हुआ। हर दिन करीब 24 रेप के मामले, 21 अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर के मामले, 33 किडनैपिंग के मामले और 19 दंगे प्रतिदिन और 136 चोरियां प्रतिदिन करीब दर्ज होती थी। और छोटे मोटे क्राइम को मिला के एक पर डे का 765 क्राइम रेट था सपा सरकार में। आप उसे 365 में गुणा कर दीजिए, आपको प्रदेश की स्थिति पता चल जाएगी। और बता दूं मैं आपको, हमारी जो सरकारी संस्था है एनसीआरबी, महबूब जी, कल जी थी आज अलग हो गई है, आरोप आप पर ही लग रहे हैं, ये क्या कहेंगे? ऐसा है नसीम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस शो में जोड़ा। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है। समाजवादी की सरकार में जितना इन्होंने रेशियो बताया है तो इस हिसाब से जरा 365 करिए तो फिर कुछ बचना ही नहीं मैं चाहिए। बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। आपकी सरकार में क्या हो रहा है? उन्नाव ये माओ लिंचिंग हुई है, आपने निलंबन कर दिया। निलंबन से उस गरीब के परिवार वाले को क्या मिलेगा? क्या उसका बेटा वापस आ जाएगा? या वो तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ठिलिया लगा रहा था ना। आपको एक चीज बता दें, देश के अंदर 2014 से जो नफरत, जहरीली राजनीति हुई है वो आजादी के बाद से लेकर के अब तक और 2024 के बाद फिर कभी दिखाई नहीं देगी। जितना देश के अंदर नंगा नाच हुआ है, आप उन्नाव की इस बेटे की बात कर रहे हैं, उन्नाव की उस बेटी की बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ था उसका वकील भी किसने मरवाया, उसके मौसा को किसने मरवाया, उसका पूरा परिवार नष्ट कर दिया साहब। मैं तो यूं कहूंगा कि चलनी कह रही सुई से तेरे पेट में छेद। जब अपना गिरेबान साफ हो तब दूसरा पर इल्जाम लगाइए, तब अच्छा लगता है। और क्राइम की अगर आप बात करें तो क्राइम और करप्शन उत्तर प्रदेश और देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 100 गुना बढ़ा है, 100 गुना। आप अपने आप को ये मत समझे कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। एक सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है उसको जानते हैं, गंगा के मानिंद बना रहे हैं आप। जितने भी अपराधी, जितने भी भूमाफिया, जितने भी करप्ट, जितने भी जालिम लोग हैं, केवल उन पर दबाव बना। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, आपका राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व तक सिर्फ ये दबाव बनाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप गंगा के माने स्वच्छ। एक मिनट, हम पहले हम बात करते हैं माउंट ब्लीचिंग से बात कर रहे हैं, पहले बता देते हैं क्या है आखिर। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका जानकारी होना जरूरी है। किसी भीड़ द्वारा या किसी भीड़ का एक हिस्सा बनाना किसी को, और कानून लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर उसकी हत्या कर जाना या उसके साथ में दुर्व्यवहार करना, माउंट ब्लीचिंग कहते हैं। इसी को लेकर पूरी संपूर्ण जानकारी हमें देंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, सामाजिक प्रवक्ता है, उस पर क्या बोलेंगे मोहम्मद सलीम जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जो घटना क्या कहना रहता है? जी, सबसे पहले नसीम साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके डिबेट में आकर, आपके डिबेट का हिस्सा बनकर अपना वक्तव्य रख सकूं। आपने 2 सवाल किए हैं। सबसे पहला सवाल मनोहर लाल खट्टर हरियाणा सरकार से आपने पूछा है, और दूसरा सवाल जो आपने पूछा है वो उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ साहब के शासन से आपने पूछा है।
लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इन दोनों सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब बात श्रेय की आती है तो ये लोग कहते हैं कि इसका श्रेय हमको जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वप्रथम मैं आसिफ के परिवार वालों के प्रति, फैसल के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि आखिरकार हम कब तक ऐसी घटनाओं के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते रहेंगे? ये मॉब लिंचिंग की घटना भारत में कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अफराजुल अखलाक, मुजीब, जुनैद, नईम, पीलू खान जैसे लोगों को मॉब लिंचिंग कर घटना उनको उनकी हत्या कर दी गई है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय, ये कोई घटना पहली घटना नहीं है, ये घटना कोई आखिरी घटना भी नहीं होगी, क्योंकि ये एक मेंटेलिटी है, एक मानसिकता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा भारत पर थोपने का प्रयास पूर्ण रूप से किया जा रहा है। माननीय महोदय, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कोई भी घटना इसको टाइम बाउंड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मॉब लिंचिंग भारतीय जनता पार्टी कराया जा रहा है। सलीम जी, एक बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक तरफ नहीं कराया जा रहा है। माना घटनाएं सरकार में बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं सरकार की गलती है कि इन घटनाओं को काबू नहीं पा रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप आरोप लगा रहे हैं, तो यह कोई माननीय महोदय मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी शासन प्रणाली भारत की शासन प्रणाली है। कहीं ना कहीं सरकार अपने विकास कार्यों से, अपने मुद्दों से, अपने जो उन्होंने वादे किए थे उनसे विफल होती नजर आ रही है। और 2014 के बाद ही जिस प्रकार मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में तेजी से बढ़त नजर आ रही है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने आपको कहा है कि ये कोई टाइम बाउंड नहीं होती, ये जियोग्राफिकल होती है। माननीय महोदय, मैं अभी आपकी डिबेट का हिस्सा हूं, और जैसे ही मैं यहां से उठकर जाता हूं, मुझे एक विशेष समुदाय का होने के कारण जैसे मैं इस रूम से बाहर निकलता हूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी स्थल पर मुझे लिंच कर सकता है। इस प्रकार की अगर घटना आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासन में हो रही है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा सवाल आपने किया है योगी आदित्यनाथ जी के शासन से, जिस प्रकार 17 वर्षीय फैसल को पुलिस प्रशासन, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कोई ऐसी पहली घटना नहीं है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के गुंडों के द्वारा पहली बार हुआ है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश शासन पूर्ण रूप से विफल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार जेल में घुसकर अपराधियों की हत्याएं की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों उन लोगों के प्रति कड़ी कार्यवाही नहीं करती जो आज गुंडागर्दी पूरे देश में फैलाने का कार्य कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी फैलाने का कार्य कर रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केवल उस फैसल का इतना सा कसूर था कि वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, और वह केवल उन्नाव के मऊ में एक सब्जी का ठेला उसने लगा रखा था। वो केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब्जी वहां पर बेच रहा था। अचानक वहीं पर पुलिस प्रशासन की गाड़ी आती है और उनको वहां पर पीटते हैं। पीटने के बाद उनको थाने ले जाया जाता है। थाना ले जाने के बाद उनके साथ इतनी पिटाई की जाती है कि CHC में उनको जब ले जाया जाता है, वहां पर उनको डॉक्टरों के माध्यम से मृत घोषित कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के 21वें अनुच्छेद का वायलेशन नहीं है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है। लेकिन हमने ये देखा है मनोहर लाल खट्टर के शासन में भी कि मेवात के आसिफ को कुछ आतंकवादियों के माध्यम से उसके जीवन से वंचित कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में फैसल नामक 17 वर्षीय नाबालिग युवक को पुलिस प्रशासन के माध्यम से उसके जीवन से वंचित कर दिया जाता है। मैं सीधा सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि सरकार के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, आखिरकार क्यों आपकी सरकार, जो उन्होंने विकास के मुद्दों के लेकर आपकी सरकार आई थी, क्यों उन पर विफल होती नजर आ रही है? क्यों हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का प्रयास आपकी सरकार कर रही है? शिवम जी, आपसे सवाल रहे हैं, पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है, आखिर कैसा शासन चल रहा है? ये मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार लग रहा है जैसे आपका उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। जो आसिफ का मामला निकल सामने आया है, पुलिस की ओर से रिपोर्ट दी गई कि वो एक रंजिश का मामला था। उसके बाद 3 महीने पहले उनकी आपस में कोई लड़ाई हुई थी
जिस प्रकार हमारे मित्र नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि और आसिफ के पिता के आधार पे, मेरी बात सुन ली जाए, आसिफ के पिताजी के आधार पे जो उन्होंने एफआईआर में नाम दर्ज किए, उन मामलों उन लोगों के खिलाफ संगीन मामलों में धाराओं में केस दर्ज भी कर लिया गया है और उक्त कुछ आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। रही उत्तर प्रदेश की बात, तो सुन लीजिए, मैं उसका भी आपको जवाब देता हूं। परिजनों की शिकायत के आधार पर वहां भी मामला दर्ज कर लिया गया है। उन 3 सिपाहियों को निलंबित भी कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। किसी भी सूरत में कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार में गरीब हो अमीर हो सबको एक भाव तोला जाएगा। किसी को, मेरी बात सुन लीजिए, न्याय से कोई वंचित नहीं रहेगा। ये पहली न्याय है कहाँ साहब? आपकी सरकार में तो सर न्याय ही नहीं मिलता था। ये तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं किस तरीके से गुंडा राज सपा में चल पड़ता। ये तो आपका चश्मा है, ये तो आपका चश्मा है। सुन लीजिए, यहाँ तो सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, तो मेरी बात सुनिए, अरे साहब आपके यहाँ तो गुंडों की भर्ती हो रही, हमारे यहाँ सुन लीजिए, अगर सुन लीजिए, हमारे यहाँ अगर आप बात करेंगे, झूठा मामला था गायत्री प्रसाद प्रजापति का, आज तक जेल में है और आपने कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए पूरी सरकार लग गई आपकी और उस पीड़िता को तबाह और बर्बाद कर दिया। आप किसी के नहीं है, ना आपकी सरकार हिंदू की है ना मुसलमान की है, एक सांप्रदायिक ताकत के बल पर आप चल रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं आप देश के अंदर। नसीम जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, जिस प्रकार का हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है सपा सरकार में, आप देख सकते हैं। क्या दुर्व्यवहार हुआ? सुन लीजिए, आपकी सरकार में हिंदू सुरक्षित है? भारत की बात पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार में हिंदू सुरक्षित है? आपकी सरकार में हिंदू सुरक्षित है? आप एक महाज पर बता दीजिए, क्या आप शिक्षा में सफल हैं? आप स्वास्थ्य में सफल हैं? 2,000 लाशें हिंदू भाइयों की है, मुसलमानों की नहीं है। गंगा किनारे जो है रेत में दबाई जा रही हैं, जिनको कुत्ते और चील कौवे खा रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए। आप बात हिंदू की करते हैं, इस तरीके से मुस्लिम मानवता के दुश्मन है। सुन लीजिए, पुलिस के पास गए, पुलिस ने सुना नहीं, उसके बाद एसपी के पास गए, वहां से भी न्याय मिला। बोले साहब मुसलमान है, हम नहीं बोलेंगे। तो बोला कि अरे भैया ये भी तो यादव है, इनके साथ न्याय कर लीजिए। सुन लीजिए किस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, सपा सरकार में बता रहा हूँ। उसके बाद आपकी सरकार में हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है। नाथ जी ने वहां के तो ये बताइए, एसओ ने कहा हम जांच करते हैं, सीओ को फोन किया, सीओ ने कहा हम जांच करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, एसओ ने आखिरकार जवाब दे दिया कि साहब मुसलमान हैं, हम हाथ नहीं लगा पाएंगे। अरे साहब आप क्या थानों में जाएंगे? देखिए आपकी सरकार में क्या हो रहा है। आपकी सरकार में 376 जैसे संगीन धाराओं के मुकदमे नहीं लिखे जा रहे। अभी वर्तमान में देख लीजिए, और मैं उन्नाव या हरियाणा की बात नहीं करता, आप आ जाइए अभी इसी उरई के अंदर, मंडी चौकी के अंदर क्या हुआ, इंदिरा नगर में वो नौजवान क्यों मारा गया? वो मुसलमान था, न्याय नहीं मिल पाया आपकी सरकार उस नौजवान को क्या न्याय मिला? वो मुसलमान था। आप हिंदुत्व की बात करते हो और सबसे बड़े हिंदुत्व के कातिल हैं आप। एसपी पहुंचे, सीओ पहुंचे, उन्होंने एक दीवार खड़ी करवाई और उसके बाद जाके यादवों को न्याय मिल पाया। बोले कि यादव इधर से रहेंगे साहब और मुसलमान इधर से रहेंगे, और कोई यहाँ वहां नहीं आएगा। योगी आदित्यनाथ जी के दखल के बाद उन यादवों को न्याय मिलने का कार्य हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्लिम चरमपंथ हावी था सपा सरकार में, यादवों तक को न्याय नहीं मिल पा रहा था। किस तरीके से हिंदुओं के साथ शोषण हो रहा था सरकार में। बिल्कुल आप अपनी बात को तथ्य के आधार पर नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी माननीय महोदय मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। इन्होंने कहा कि न्याय की बात तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति किसी
से, अदर बैकवर्ड क्लास से, या फिर किसी भी ऐसे ब्लू पॉवर्टी लाइन से अगर वो नहीं किया जाएगा, ये केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में सीमित प्रश्न रह चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी मेरे क्षेत्र में आज की घटना मैं आपको बताता हूं, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुसंख्यक सरकार है, मेजोरिटी में है। अभी की घटना है कि एक दलित परिवार की बेटी भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो बताइए, कहीं ना कहीं आपकी सरकार प्रत्येक राज्य में विफल होती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता हिंदू मुसलमान का नाम लेकर विकास के मुद्दों से जनता को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। दिल्ली के दंगे किसके राज्य में हुए, जिसमें 55 में से 57 लोग जो इनोसेंट लोग थे वो मार दिए जाते हैं। और एक बात जो आपने कही थी मॉब लिंचिंग की, याद रख लीजिए, लोग कहते हैं कि भीड़ तंत्र का कोई रूप नहीं होता, लेकिन मैं प्रत्येक बार देखता हूं कि एक विशेष समुदाय को बहुसंख्यकों के माध्यम से लिंच किया जा रहा है। आखिरकार क्यों प्रत्येक मॉब लिंचिंग में उन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोगों का ही हाथ निकल कर नजर आता है? बता दीजिए, आपके अच्छा होता, लीजिएगा तो अच्छा होता। किस तरीके की घटनाएं वहाँ हो रही है, किस तरीके से चरमपंथी हिंदुओं को वहाँ परेशान कर रहे हैं, घटनाएं आ रही है, तो आप ये माननीय विधायक तक ऐसे मामलों में याद नहीं आ रही है आपको क्या हो रहा है? हिंदू मरे तो मरे, कोई दिक्कत नहीं है। गलत कह रहे हैं आप। अभी बोल लेते साहब, अभी कोरोना अरे साहब, ये तो आप ही कहते हैं। मैं तो जिक्र कर रहा हूँ ना, मैं मंडी चौकी का जिक्र कर रहा हूँ। मैं इलाहाबाद में गंगा किनारे जो डेड बॉडियां मिली हैं वो किसी मुसलमान की नहीं है। हिंदू हमारा बड़ा भाई था, बड़ा भाई है, बड़ा भाई रहेगा। लेकिन जो ओछी मानसिकता के लोग, राजनीति जो है वो सब देश की प्रदेश की जनता समझ, मेरी बात सुन लीजिए, समझ चुकी है। अरे तो मेरी बात सुन लीजिए, 22 आने दीजिए, आपकी भी राजनीति समझ जाएगी। आप लाइफ टाइम नहीं है। 19 में बहन जी को तो ले आए थे, क्या कर लिया आपने? मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री जी अपनी मेरी बात सुन लीजिए, आप लाइफ टाइम नहीं है। गठबंधन हो गया है। मैं क्या कह रहा हूँ, योगी जी को मोदी जी को परास्त कर देंगे। फिर क्या हुआ? घर की सीटें नहीं बचा गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोरोना जैसी महामारी पर बहस नहीं करेंगे, इस पर बहस नहीं करेंगे। आज देश के अंदर ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं, सत्ता में रह करके, आप सत्ता में रह करके लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करेंगे और आप सोचेंगे कि विपक्ष खामोश बैठेगा, हम खामोश बैठेंगे? ये बताइए, हमारी सरकार में तो आपको फुल छूट दी जाती थी। जनता आपको चाहती। एक बात बताइए, हमारी सरकार में तो आपको फुल छूट दी जाती थी। आपकी सरकार में हम अगर राम राज्य की तरफ कदम उठाया और माननीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार प्रदेश में बनी। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए कार्य किया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यूएपीए राशन की तरह वितरित किया है पूरे प्रदेश में, और चुन चुनकर विशेष समुदाय के लोगों पर यूएपीए का प्रयोग किया गया है, जिसमें से आधे से ज्यादा मामले माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से फर्जी दिखाए गए हैं। आपकी यूपी सरकार बिल्कुल विफल नजर आ रही है। आपकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार विकास के मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती, केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर बहस करना चाहती है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि आखिरकार हमारा नेतृत्व करने के लिए कौन सक्षम सबल प्रबल रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी सर्वप्रथम मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ जी, उनका काम बोलता है, काम बोल रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कंसंट्रेटर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है। कोरोना से दिन प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी का काम बोल रहा है। 1 मिनट, हमने सबको म्यूट लगाया है। 1 मिनट बात पहले एक एक करके कर लीजिए। 1 मिनट बात एक एक करके कर लीजिए, एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। बहस करने कोई मतलब नहीं, जब तक मुद्दे पे बात नहीं होगी किसी भी धर्म या किसी पार्टी के विशेष को टारगेट नहीं किया जा सकता है। धर्म जी, आप सीधे हिंदू मुस्लिम या एक विशेष धर्म को लेकर बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो सकती है। नसीम जी, मैं नहीं, हिंदू मुस्लिम तो यही लाए, हमारे भाई बैठे हैं, ये दोनों भाई। महबूब जी, शिवम जी, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं कि मुद्दों से न भटकिए। आप लोग एक तरफा किसी धर्म या किसी पार्टी को विशेष को टारगेट नहीं कर सकते हैं।
सीएम जी, जैसे आपने बताया सपा सरकार में इस धर्म को लेकर, इस जाति को लेकर बड़ा नहीं आ रही है। उधर मचा लगे, लेकिन ये चीज सब गलत है क्योंकि इसको ये आंकड़े नहीं है और बिना आंकड़े की बात करना मूर्खता से बढ़कर नहीं है। और जैसे आप लोग के आरोप लगते रहे, आप लोगों ने हमेशा जाति धर्म की राजनीति की है, वो विस्तार से आपको खुद दिख रही है अगर आप जाति धर्म पे बात कर रहे हैं। मुद्दा यहाँ पर था कि आखिर सरकार क्या कर रही है इन घटनाओं पर, मामूली सी घटना पे ऐसे आरोप लग रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार के हाथ में इतना भी आपके माध्यम से कहा गया है कि यहाँ पर धार्मिक आधार पर राजनीति हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही धार्मिक आधार पर राजनीति करते हैं। हम तो केवल ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार देश में हमारी और राज्य में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन में ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराने में विफलता नजर आ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, किसी शिक्षण जा रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं सरकार के माध्यम से नहीं किया गया है। देश और प्रदेश के मुखिया पढ़ लीजिएगा, डाटा उठाकर पढ़ लीजिएगा, पिछले 47 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत के पास है। माननीय आपने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 7 वर्षों को इंटू 2 कर लीजिए, कहाँ है वो 14 करोड़ रोजगार जो आपकी सरकार के माध्यम से चुनाव से पहले किया गया वादा था? कहाँ है वो 2 लाख रुपए? कहाँ है वो 15 लाख रुपए? आप लोगों ने किसानों के ऊपर भी कृषि जैसे काले कानून को थोपने का प्रयास किया है। आपकी सरकार के माध्यम से ही एनआरसी, सीएए जैसे आंदोलनों में कुछ उपद्रवियों के माध्यम से जिस प्रकार दंगे भड़काने का प्रयास किया है, हम दिल्ली का परिणाम देख सकते हैं कैसे 50 से 55 इनोसेंट लोगों को घुसपैठिया देश में घुसे रहे। क्या चाहते हैं? घुसपैठिया देश में घुसे रहे। अगर देश में उपद्रवी है ना, तो इस पर आपकी सरकार विफल होती नजर आ रही है। कहाँ से आए ये उपद्रवी लोग? ये संरक्षण तो आप लोग ही दे रहे हैं, संरक्षण तो आप ही लोग दे रहे हैं। राज्य के केंद्र में आपकी सरकार है, आपका दायित्व बनता है कि अगर देश में कुछ गलत हो रहा है। 1 मिनट अब हमारी बात पूछ लीजिए, सिर्फ एक मिनट करने के टाइम से आप लोग भटक रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट म्यूट कर दीजिए। अरे महबूब जी लगाए थे आपने, तो स्वयं ये कर दिया कि सरकार कार्य कर रही है, जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको 1 मिनट मिलता है अपने सवालों के साथ। नसीम भाई, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, आदमी को अपनी नियत साफ कर लेना चाहिए। हमारा सवाल सरकार से है। जैसे कि हमारे भाई ने कहा, सलीम भाई ने, कि आपने 14 करोड़ मतलब 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात कही थी, आप जीएसटी ले आए, आपने 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में देने की बात कही थी, वगैरह वगैरह। आपने जितने वादे किए उसके विपरीत ही काम हुआ। और आजादी के बाद से लेकर के अब तक रिजर्व बैंक का जो पैसा आ गया है कहाँ है? प्रधानमंत्री केयर में जो पैसा आया वो कहाँ? ये आज देश में महामारी है। देश की जनता मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है, उसको पता ही नहीं है कि हम कब मर जाएंगे। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों ने 50-50 हजार की खरीदे नसीम भाई, लोगों और उसके बाद प्रदेश में क्या स्थिति है? डॉक्टर कफील इन्होंने इस सरकार में अच्छा काम करे, जनता को बचाने का काम करे, हम लड़ रहे हैं, निश्चित ही जीतेंगे। कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये समझ घरों से जब उनके खिलाफ अगर कोई बोल जाता था तो उनको इतनी यातनाएं दी जाती थी कि वो शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुलेआम धमकी देते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं को कि हमारी सरकार आने तो हम सूद समेत लौटाएंगे। समझने परेशान न होकर 2022 की जनता बता देगी। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राज करो।
और इनको समझ, हम तो समझते हैं, हमें पता है, हमने इतिहास भी पढ़ा है। सलीम जी आप अपनी बात रखिए, 1 मिनट है आपके पास। सलीम जी आप अपनी बात देखिए, रखिए जल्दी। ठीक है, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। आप अभी रखिए बात। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि आपकी सरकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने का कार्य किया जा रहा था। तो माननीय महोदय, इस बार राज्य में और केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों प्रशासन की व्यवस्था में अब तक सुधार नहीं आया है? आपके नेता क्या करते हैं? आपके नेता कहते हैं कि कोरोना वायरस भी एक जीव प्राणी है, उसको जीने का अधिकार है। ये अभी उत्तराखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। आपके जो मुख्यमंत्री है, आपके मुख्यमंत्री केवल फटी हुई जीन्स पर टिप्पणी करते हैं। आपके मुख्यमंत्री कभी भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के प्रति सतर्कता नहीं दिखा रहे हैं। आज जिस प्रकार ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पूरे देश में दिखाई पड़ रही थी, जिस प्रकार आज पूरे देश में हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जिस प्रकार दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग बिना दवाइयों के मर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जितना भी ये कार्य पूरे देश के अंदर चल रहा है, इसकी प्रति जिम्मेदारी केवल भारत सरकार की है। ठीक ठीक सलीम जी आपका जवाब। स्वयं जी जो सवाल उठाए हैं, जी के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी देश पूरा विश्व उसकी प्रशंसा कर रहा है। आपसे सर्टिफिकेट लेने की मुझे जरूरत नहीं है। और रही बात जो आपने आरोप लगाई, सिलेंडर की कमी है, बेड की कमी है, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है प्रदेश में, देश में। सुन लीजिए, इस प्रकार कर भ्रम न फैलाएं, जनता को गुमराह न करें, इस प्रकार की गंदी ओछी राजनीति न करें। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुन लीजिए मेरी बात। इस प्रकार का जो किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के आप बात कर रहे हैं, उस प्रकार का ना बोले। और सुन लीजिए, पहले अस्पतालों में जाइए, वहां की घर से निकलिए, वहां की स्थिति देखिए कि क्या स्थिति है, कितना सुधार हुआ है। माननीय योगी जी हर जिले का दौरा कर रहे हैं, खुद समीक्षा कर रहे हैं, 20-20 घंटे 22-22 घंटे जग के पूरे प्रदेश की स्थिति का एक एक पल का डाटा ले रहे हैं। आप परेशान मत होइए, बहुत जल्दी हम इस कोरोना माननीय महामारी प्रवक्ता महोदय, मैं किसी पार्टी की विचारधारा के अंतर्गत आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सरकार से प्रश्न पूछ रहा हूं जिस पर आपकी सरकार विफल होती नजर आ रही है। आपने कहा कि कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, लोग मर भी नहीं रहे हैं, आप तो ये कहेंगे कि अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बहस को यही समाप्त करते हैं। बात माओ मिली भी, लेकिन मुद्दा कहीं भटका दिया गया है, कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं अगर देखा गया तो आरा भी ये भी लगे कि जो भाजपा पार्टी है कहीं ना कहीं धर्म जात की राजनीति करती है, और कहीं ना कहीं इन सवालों में आज भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे थे बिरते नजर हुए आए हैं। उन जवाबों में विपक्ष की कहीं ना कहीं सच्चाई देखने को मिली। मतलब ये हमारे साथ तो देखते रहिए क्रांति टुडे।